हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सुमित अरोड़ा पीडब्ल्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, इन तीनों को देख करके एक गाना बरबस याद आ जाता है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। जी नहीं जी नहीं जी नहीं, हंसता हुआ हमारे साइमन दारू और रॉबिन्सन का चेहरा, इनके विचार और इनका सुनहरा चेहरा, इनकी कथाएं अर्थव्यवस्था की कहानी कुछ और भी कहती हैं। साइमन बाबा, दारू बाबा, दारू बाबा, रॉबिन्सन बाबा। समझ गए आप? बात को नहीं समझे? चलिए मैं आपको समझाता हूं। इनकी कथाएं और जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है उसने अर्थव्यवस्था के बहुत सारे पहलुओं को ही चेंज करके रख दिया है। आखिर ये नोबेल अवार्ड जो दिया गया है इसमें उपनिवेशवाद की भी बहुत बड़ी झलक आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और आखिर क्यों कुछ देश अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं और कुछ देश गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा लेखा जोखा दिया गया है। अब आप कहेंगे सर इन्होंने ऐसा क्या दे दिया? अरे भाई, आपको अपनी मेंस की परीक्षा के लिए इनका फॉर्डर पॉइंट तो अब निश्चित रूप से यूज करना होगा, क्योंकि इनकी रेलेवेंसी और इनकी जो इन्होंने जो अपना कॉन्सेप्ट दिया है वो अब आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है। क्योंकि अभी तक हमने केवल दो सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अब तीसरा सिद्धांत जो कि इनबिल्ट था, जिसको हम समझते भी थे, लेकिन उस थ्योरी को नोबेल अवार्ड दे दिया गया, तो अब तो वो हाईलाइट हो गई। आखिर सर बताना क्या चाहते हैं? थोड़ा सा घुमा फिरा करके आप बता रहे हैं। यही तो अदाएं हैं जिसको समझना है आपको, ताकि इनके जटिल कॉन्सेप्ट को भी आसानी से समझ लो। जिस चीज को हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना बोल गई, जिस चीज को हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना बोल गई, जिसको हम अपने डिफरेंट अपने नेताओं के कथनों में भी सुनते रहते हैं, उनको दे देना चाहिए था नोबेल अवार्ड, तो उनको तो दिया नहीं, इनको अलग से दे दिया। चलिए, वेस्टर्न लिगेसी है, अब हम उसको भी नहीं कुछ चुनौती दे सकते। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ये सेशन, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही माइन्यूट लेवल पर इस चीज को समझते हैं हम लोग, और कैसे उपनिवेशवाद ने बेड़ा गर्क किया और क्या क्या चीजें हुई, जरा उसको भी समझने का थोड़ा सा आपके साथ प्रयास करते हैं। फिलहाल प्री के हिसाब से जरूर याद रखिएगा, साइमन बाबा ने दारू पी और जेम्स के घर गए। तो भाई साइमन बाबा ने दारू पी तो मतलब दारू खरीदी भी होगी, और जेम्स के घर लेके गए होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन भी हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे का तो रोल हुआ ही होगा। तो साइमन बाबा दारू लेने गए, जेम्स के घर में बैठ करके तीनों ने पी। समझ गए होगे अर्थव्यवस्था का नोबेल किसको दिया गया? दारू बाबा, जेम्स बाबा और साइमन दादा। ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। आखिर कॉन्सेप्ट क्या है, जरा इस चीज को समझ ले। अच्छा, कॉन्सेप्ट से पहले भी, अब ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सुमित अरोड़ा सर पीडब्ल्यू, लगभग 5198 मेंबर्स यहां पर जुड़े हुए हैं। आप भी यहां पर जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब हम रेगुलर सेशंस इस प्रकार के देखना जरूर चालू करेंगे, जो कि हमारे इकोनॉमी से संबंधित होंगे या कोई भी करंट अफेयर से संबंधित होगा। तो चलिए देखते हैं फिलहाल क्या है ये पूरी कथा। आखिर ये जो नोबेल अवार्ड इनको दिया गया है, ये इनके एक सबसे प्रमुख शोध के लिए दिया गया है, और वो शोध कहता है कि आर्थिक समृद्धि के वाहक जो होते हैं वो इंस्टीट्यूशन होते हैं। जी हां, मैंने, अगर आप मेरे स्टूडेंट रहे हो तो मैंने हमेशा आपको एक चीज बताई भी है, लोकतंत्र के दो वाहक होते हैं। लोकतंत्र के दो वाहक होते हैं, एक होता है इंस्टीट्यूशन और एक होता है इंफॉर्मेशन। इंस्टीट्यूशन यदि निष्पक्ष रहते हैं तो लोकतंत्र मजबूत होता है, यदि इंफॉर्मेशन से जनता लगातार अवगत होती रहती है तो भी लोकतंत्र मजबूत होता है। फिलहाल यहां पर इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, और इंस्टीट्यूशन कैसे इंफॉर्मेशन को मजबूत करता है, इस चीज को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल पूरी की पूरी जो थ्योरी इनकी जो वर्क करती है वो इंस्टीट्यूशन के ऊपर बेस करती है, कि कैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं विकसित देशों को बनाते हैं और
जहां पर इंस्टीट्यूशन सही नहीं होते हैं वो देश अविकसित ही रह जाते हैं, वो देश पिछड़े ही रह जाते हैं, वहां पर उस हिसाब से जीडीपी वृद्धि नहीं कर पाती है। आखिर बहुत सारे इसमें भी कॉन्स के पॉइंट्स हैं, उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन समझने का प्रयास करते हैं। उस समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से बताता हूं। आपने हमेशा इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उत्पादन के कुछ कारक होते हैं। जी हां, उत्पादन के कुछ कारक होते हैं और जो बेसिक होते हैं जिसके आधार पर किसी भी अर्थव्यवस्था को स्टार्ट किया जाता है। तो क्या क्या होते हैं? तो उसमें सबसे पहले होती है लैंड। तो जब तक लैंड ही नहीं होगी तो फिर फर्म कहां लगाओगे? लैंड। उसके बाद होती है लेबर, उसके बाद होती है आपकी कैपिटल। ये तीन बेसिक कारक होते हैं उत्पादन के। जब तक ये नहीं है तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। इस कैपिटल में भी अगर मैं बात करूं तो कैपिटल भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ह्यूमन कैपिटल और दूसरी आपकी रहती है फिजिकल कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल ये तब डेवलप होती है जब आपके पास होती है प्रॉपर स्किल, एक अच्छा वर्कफोर्स, एक उन्नत कौशल जो हर चीज को बहुत बेहतर रूप में समझता है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो लैंड, लेबर और यहां पर जो कैपिटल आपको दिख रही है, ये मोड ऑफ प्रोडक्शन का सबसे बेसिक एलिमेंट होता है। यदि इसमें यहां पर लिखा है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को हम ले सकते हैं नवाचार उन्मुखता से। नवाचार उन्मुखता से हम ले सकते हैं, जो कि बेसिकली किसी भी उत्पादन के कारक की उत्पादकता को बढ़ा देता है, उत्पादकता को बढ़ा देता है। मतलब ये नवाचार उन्मुखता और कुछ नहीं है, ये आपके ह्यूमन कैपिटल को ही क्या करता है? सबसे ज्यादा मजबूत करने का प्रयास करता है। स्किल उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा हो तो ऑटोमेटिकली उत्पादकता जो होती है एक व्यक्ति की बढ़ जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं जिसको हमने हमेशा इकोनॉमी में पढ़ा भी है और इसी के आधार पर चीजें भी तय होती हैं। आपकी जीडीपी की समृद्धि भी तय होती है, आपकी ग्रोथ का मॉडल भी तय होता है। जितना मजबूत ये होगा उसमें जितना ज्यादा इसका योगदान बढ़ता चला जाएगा इनोवेशन का, ऑटोमेटिकली आपकी इकोनॉमी भी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इनके शोध का विषय क्या है? इनका शोध कहता है भाई लैंड, लेबर, कैपिटल तो अपनी जगह है, सेकंड नवाचार भी अपनी जगह है, लेकिन इसमें तीसरा कारक एक और जुड़ता है। उस तीसरे कारक को बोला जाता है इंस्टीट्यूशन, आपकी संस्थाएं। आपकी संस्थाएं, आखिर ये इंस्टीट्यूशंस क्या वर्क करती हैं? पहले हम इंस्टीट्यूशंस को देखने का प्रयास करते हैं। आखिर ये इंस्टीट्यूशंस हैं क्या, पहले हम देखें। इंस्टीट्यूशन में आपकी सारी चीजें आती हैं, जैसे आपकी इकोनॉमी भी उसी में ही आती है। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जैसे सेबी जैसी रेगुलेटरी संस्थाएं आती हैं, जैसे आरबीआई जैसी रेगुलेटरी संस्थाएं आती हैं, ये सारी संस्थाएं हैं आपकी। उसी प्रकार पॉलिटी की बात करें तो यहां पर आपके लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जुडिशरी भी है। उसी प्रकार रिलीजन की बात करें, उसी प्रकार एजुकेशन की बात करें, मीडिया की बात करें, लॉ की बात करें, ये सारी चीजें मोड ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूप में हमको दिखाई पड़ती हैं। ये जिस देश में ये संस्थाएं जितनी मजबूत होती हैं, जितनी ज्यादा वो इम्पार्शियल रहती हैं, लोगों को बढ़ने का प्रॉपर मौका देती हैं, यदि हमारी सरकार सभी को उन्नति प्राप्त करने का प्रॉपर अवसर देती है, यदि वो बायस नहीं होती है, तो सभी लोगों को मौका मिलता है, अवसरों की समानता मिलती है। उसी प्रकार अगर बात की जाए, जहां पर सोशल हार्मनी है, जहां पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात की जाती है, जहां पर न्याय की बात की जाती है, वहां पर भी ऑटोमेटिकली उस देश को विकसित बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार जहां का मीडिया निष्पक्ष रहता है, मीडिया सही चीज की बात करता है, तो ऑटोमेटिकली वो भी संस्थाओं को लायबल बनाता है। जैसे आज हम भारत में भी देखते हैं तो आपको भी समझ में आता होगा, बहुत बड़े स्तर पर मीडिया को आज भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, गोदी के नाम से आप सुनते भी हैं। इवन हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे वर्डिक्ट्स भी देखते हैं जहां पर गवर्नमेंट के संस्थाओं तक को क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि नहीं, बायसनेस को यहां पर देखा गया, बरता गया।
इवन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भी आरोप लगे हैं। फिलहाल मैं इन बातों से सहमत तो नहीं होता हूं, लेकिन यह भी आरोप लगते हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ चुनिंदा लोगों को बेसिकली बढ़ावा देती है, कैपिटलिस्ट को मिलनी बढ़ावा देती है, तो अवसरों की समानता उस हिसाब से नहीं देखने के लिए मिलती है। तो आखिर इनका जो शोध का विषय है वो यही बताता है, इंस्टीट्यूशन जितने मजबूत होंगे, जितने इम्पार्शियल होंगे, लोगों को अवसरों की समानता जितनी ज्यादा होगी, वो ऑटोमेटिकली उतनी तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए इन्होंने एक एग्जांपल भी लिया कि अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर के पास जो देश, जो रीजन्स लगते हैं, उसका एग्जांपल लेके इन्होंने बताया कि जो अमेरिका के पास, जो अमेरिका के खासकर बॉर्डर स्टेट हैं और जो मैक्सिको के बॉर्डर स्टेट हैं, यदि उनकी दोनों की तुलना की जाए तो अमेरिका के बॉर्डर स्टेट जो हैं वो बहुत अच्छे डेवलप्ड है, उनकी जो वे ऑफ लिविंग स्टाइल है वो काफी ऊंची है मैक्सिको की तुलना में। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूशंस का बहुत अच्छे से निर्माण हुआ है। इसी प्रकार इन्होंने उपनिवेशवाद का भी अध्ययन किया और उपनिवेशवाद के कॉन्सेप्ट पे भी बताया कि ब्रिटेन को अगर हम देखें, अमेरिका को हम देखें, तो यहां पर एक्चुअल में क्या कहते हैं, संस्थाओं का निर्माण बहुत अच्छे से हुआ था, इसीलिए दीर्घकाल रूप में यह विकसित देश के रूप में आज हमको दिखाई पड़ रहे हैं। इसके लिए इन्होंने दो चीजों को बहुत अच्छे से हाईलाइट किया, और वो दो चीजें कौन सी थी मैं आपको दिखाने का पहले प्रयास करूंगा। यहां पर पहले हम देखते हैं इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में इन्होंने बात की, और यहां पर एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के बारे में इन्होंने बात की। आखिर ये क्या है, इसके बारे में अभी हम बात करते हैं आपके साथ। पहले इसको पढ़ लेते हैं, आखिर ये क्या बताता है। ये हमको यही बता रहा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बेसिकली गवर्न करते हैं किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को। सोसाइटी जिसमें पुअर रूल ऑफ लॉ होता है, जहां के इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर समृद्ध नहीं होते हैं, वो कभी भी एक अच्छी ग्रोथ और एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन पर कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। उपनिवेशवाद का कॉन्सेप्ट देते हुए इन्होंने यह बताया कि उपनिवेशवाद, जैसे भारत की कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो भारत पर ब्रिटेन का शासन रहा। इन्होंने यही चीज बताने का प्रयास किया कि अगर ब्रिटेन को भी देखें तो ब्रिटेन ने जिन जिन देशों को उपनिवेश बनाया, तो हर जगह तो अंग्रेज पूरी तरीके से सेटल हुए नहीं थे। अगर भारत में देखें तो पूरी तरीके से सेटल नहीं हुए हैं, लेकिन वहीं अगर ब्रिटिशों को देखें अमेरिका में, तो आप देखेंगे कि ब्रिटिशों ने ही तो अमेरिका को बसाया था। तो इन्होंने यह बताया कि अगर हम इस चीज का अध्ययन करते हैं तो हमें यह चीज ज्ञात होती है कि यदि इसको देखें अर्बनाइजेशन 15वीं शताब्दी का, अगर यहां पर देखें तो अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यहां पर भी ब्रिटिश का शासन रहा, लेकिन ब्रिटेन जो है, ब्रिटिश वासी जो है वो यहां पर बस गए, और बसने के बाद उन्होंने यहां पर प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया, और उन इंस्टीट्यूशंस की बदौलत ही यहां पर क्या हुआ, इनकी ग्रोथ अच्छी हुई और इनका डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ा। वहीं भारत की तरफ देखें तो भारत में तो अंग्रेज बसे नहीं, तो यहां पर इन्होंने प्रॉपर क्या कहते हैं डेवलपमेंट का काम नहीं किया। इन्होंने भारत को एज अ औपनिवेशिक कॉलोनी के रूप में समझा और इसका अधिकतम शोषण करने का प्रयास किया। केवल ब्रिटेन ने अपनी ही कंपनियों को फायदा पहुंचाया और भारत के औद्योगिकरण को पूरी तरीके से हतोत्साहित किया। इसी संदर्भ में दो शब्दों की चर्चा आई थी जिसकी अभी मैंने आपसे बात की थी। यहां पर लिखा था समावेशी संस्थागत फ्रेमवर्क, जिसके तहत डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से स्थापित किया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरीके से स्थापित किया जाता है, प्रॉपर्टी राइट प्रॉपरली दिए जाते हैं। लेकिन जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, जहां इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेसिकली शोषणकारी होता है। तो यहां पर प्रॉपर रूल ऑफ लॉ नहीं होता है, पावर जो होती है सेंटर होती है किसी कुछ लोगों के हाथ में, और वही लोग जो होते हैं सोसाइटी को गवर्न करते हैं, अर्थव्यवस्था को गवर्न करते हैं। तो ब्रिटेन ने बेसिकली हमारे यहां यही चीज करने का प्रयास किया। इसी का ही एक दुर्भाव पड़ा कि भारत का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाया। उसी प्रकार अगर प्रेजेंट टाइम के कॉन्टेक्स्ट को भी देखा जाए तो अखबारों ने यह चीज हाईलाइट की है कि आज वर्तमान में भी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है कुछ लोगों को बेसिकली प्रमोट करने का प्रयास करती है, और यह चीज हम डिफरेंट अखबारों में भी आप इस चीज को देखते होंगे, विपक्ष के आरोपों में भी आप इस चीज को देखते होंगे।
तो अगर प्रॉपर होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है तो डेफिनेटली है हमें जाना होगा किधर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ, इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की तरफ। और आज भी अगर आप पूरे बजट को पढ़े तो वहां पर आपको इंक्लूसिविटी की सबसे बड़ी चीज देखने के लिए मिलेगी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इवन जब बजट में 4 जातियों को प्रमुखता दी जाती है तो वो 4 जातियां और कुछ नहीं है, वो समावेशन को ही सबसे बड़ी तरीके से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करती है। उसी प्रकार गवर्नमेंट को भी देखें तो गवर्नमेंट अपने संस्थाओं को भी लायबल बनाती है, जिम्मेदार बनाने का काम कर रही है। यद्यपि वो पूरी तरीके से तो अभी हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत बार सीबीआई को भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्रिटिसाइज किया गया, ईडी को भी हाल में क्रिटिसाइज किया गया, संस्थाओं के ऊपर लगातार क्वेश्चन मार्क भी उठे हैं। तो यहां पर ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है कि एक्चुअल में किसी भी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के 3 फेज होते हैं। एक तरफ तो लैंड, लेबर, कैपिटल, उसका एंटरप्रेन्योरशिप, उसका इनोवेशन, उसका स्किलफुलनेस होना, और साथ में इंस्टीट्यूशन कितने ज्यादा इंक्लूसिव हैं, वो अवसरों की समानता पूरे समाज को किस प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूशंस कितने प्रकार से निष्पक्ष हैं। इन तीनों के आधार पर अर्थव्यवस्था की समृद्धि तय होती है। और इस बार का ये थीम निकाला गया, जो नोबेल प्राइज प्रोवाइड किया गया, वो बेसिकली इसी चीज को हाईलाइट करते हुए प्रोवाइड किया जा रहा है। यद्यपि इसके और भी कॉन्स हो सकते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि चाइना जो है वहां पर तो हमें किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस प्रॉपर दिखाई नहीं देते हैं। वहां पर देखें तो एक ही शासन तंत्र हमको दिखाई पड़ता है, वहां की तो हमें इतनी नॉलेज नहीं। तो फिर चाइना क्यों इतना ग्रोथ कर गया? तो उसके आधार पर ये नोबेल अवार्डी ये बात कहते हैं कि चाइना ने भले ही शॉर्ट टर्म में तो ग्रोथ की है, लेकिन दीर्घकाल रूप में वो बहुत लंबे समय तक ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो ये अपने आप में विचारक हैं, हम उसकी बात को तो नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी आपको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि लैंड, लेबर, कैपिटल के साथ जो इनोवेशन का पॉइंट है, और साथ में अब एक नई चीज आपके पैराग्राफ में जुड़ जानी चाहिए, वो है इंक्लूसिविटी। अब हो जानी चाहिए इंस्टीट्यूशंस का निष्पक्ष होना, इंस्टीट्यूशन का प्रॉपर मैकेनिज्म के आधार पर कार्य करना। अब यह अर्थशास्त्र को पूरी तरीके से डिफाइन कर रहा है, और किसी भी देश के उन्नति में, विकसित बनने में इनका भी सबसे बड़ा योगदान है। अब यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इनके जो थ्योरी है उसका की जो सारांश है वो यही है। आई होप सो आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिलहाल यहां हिंदी में भी मैंने इस चीज को लिख दिया है कि आखिर क्या है समावेशी संस्थागत ढांचा और शोषक संस्थागत ढांचा। फिलहाल अगर इस समावेशी की बात करें तो हमारी पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना को उठाएं आप, तो वहां पर भी समावेशी समृद्धि की बात की गई है। इवन आज के इस बार के बजट को भी आप उठाएं तो वहां पर भी 4 जातियों की बात की गई है, जो बेसिकली इंक्लूसिवनेस को ही दिखाता है। लेकिन वो इंक्लूसिवनेस सोसाइटी के पर्सपेक्ट से है। यहां पर संस्थागत ढांचे की बात की जा रही है। संस्थागत ढांचे का मतलब है कि आपको प्रॉपर पूरी तरीके से राइट प्रोवाइड करना, जो भी संस्थाएं वो पूरी तरीके से निष्पक्ष ढंग से कार्य करें। केवल कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंक्लूसिव संस्थागत का अर्थ लेबर मार्केट से भी होता है, क्योंकि लेबर भी अंततः इसी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस का ही एक बहुत बड़ा पार्ट है। आई होप सो आप इस चीज को समझ गए होंगे, और क्रक्स के रूप में मैंने आपको यहां पर चीजें दे दी हैं कि आखिर ये नोबेल अवार्ड क्या कहना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो डेफिनेटली अब आपके उत्पादन के कारक, इनोवेशन के साथ साथ यहां पर अब इंस्टीट्यूशंस कितने सुदृढ़ हैं वो भी आपकी अर्थव्यवस्था का चेहरा तय करने के लिए खड़े हुए हैं। आप इसको भी अब बेहतर रूप में समझेंगे। आशा करता हूं आप इस चीज को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।